दूसरा टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो ये है कि आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन के बारे में। अगर आप इस मार्केट के अंदर बैठे हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स लेके चलेंगे तो आपको साल भर तो थ्योरी में ही निकल जाएंगे। इस वक्त आप बैठे हैं बुल रन के अंदर। बुल रन जो है वो 2024 2025। पहला जो आपको मैंने फर्स्ट टॉपिक जो बताया है उसके अंदर मैंने आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बताया है कल। उसको बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि आप इस वक्त ऑल्ट कॉइन सीजन के बिल्कुल नियरली हैं एज पे। सो क्या मतलब कि आपको लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो उसका रिलेशनशिप किस तरीके से है ऑल्ट कॉइन के साथ, और टोटल टोटल 2, टोटल 3 जो है उसके बारे में क्या है? सो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की सिंपल बहुत जो है वो कोशिश की गई है। अब दूसरा टॉपिक जो है ये भी आपको पता होना चाहिए थ्योरी के बारे में, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है वो इसी में डेफिनेटली है कि अगर आप थोड़ा बहुत तो जानते हो। सो इसको भी समरी ही करके पेश कर रही हूँ। और यहाँ पे ये है कि अब आप 2024-25 के बुल रन के अंदर हैं। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर एंट्री कब और एग्ज़िट कब होना चाहिए। अगर आपको एग्ज़िट नहीं पता तो ये सारी बातें जो हैं वो बेकार रह जाएँगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आपने की होगी, जो भी आप ट्रेड्स ले रहे होंगे, आपको यही नहीं पता कि भाई किस दरवाजे से बाहर निकलना है। एंट्री तो पता चल गई, अब कौन सा दरवाजा है जिससे बाहर आपने जाना है, एग्जिट क्या है। तो जो भी प्रॉफिट आपने बनाया है, वट एवर यू हैव गेन्ड, वो लॉस में चेंज हो सकता है। सो अच्छे से जो है इस बात को जहन में रखें कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 2-3 महीने आगे पीछे करके 2025 के अंदर जो है वो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि आप इस वक्त जो है वो मेजर 5, और मेजर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बीच में थोड़े बहुत और भी अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं, लेकिन जो मेजर है बुल और बेयर मार्केट्स जो आई हैं वो 5 आई हैं। और बस 2009 के बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब 2009 के अंदर जनवरी के अंदर बिटकॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो 2011 के अंदर जो है वो बुल मार्केट आई है। और जाहिर सी बात है इसका प्राइस जो है वो सेंट से जो है वो लगभग $2 तक गई है। उसके बाद 2013 के अंदर आई है, फिर उसके बाद जो है वो 2017 के अंदर एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि इथेरियम की है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, डैप्स हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं डैप्स के बारे में, और जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको इतना ही अगर आइडिया हो कि भाई ये बुल मार्केट जो है वो किस तरीके से रन करती है। ज़रूरी नहीं है कि 3 या 4 ईयर्स की ही साइकिल हो, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। हर साइकिल थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है दूसरी साइकिल से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब उनके अंदर डिटेल में भी नहीं जाते, लेकिन आपको एक समरी बता रही हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए कि आप अभी जो है वो बुल मार्केट के अंदर, बुल रन के अंदर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। 2017 की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इथेरियम का इमर्ज होना, यानी कि इथेरियम का इंट्रोडक्शन आना। और इथेरियम बीटीसी से डिफरेंट है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्यों डिफरेंट है। सो समरी के अंदर आपको बस इतना है कि 17 के अंदर बुल मार्केट आई है, और उसके बाद जो है 18 में बेयर मार्केट आई है। फिर उसके बाद जो है वो 2020 के अंदर कोविड, और 2020 के बाद जो है जाहिर सी बात है कोविड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि बंद हो गई। 2021 के अंदर जो है वो ज़ाहिर है इसकी प्राइस 69 तक गई है, 69,000 तक गई है। फिर अब 2023 के अंदर जो है वो बहुत सारे एक जो है वो मैक्रो फैक्टर्स वगैरह और पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। अब उनको डिटेल्स को बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो बुल एंड बेयर साइकिल एक चलती है 4 साल की, या 3 एंड हाफ 4 ईयर्स 4 एंड हाफ ईयर्स की, तो उसके बाद जो है वो आपको एक बुल रन देखने को मिल रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटी आई है, और इस चीज़ से फ़ायदा कैसे उठाना है, वो इसी वजह से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो समरी की फॉर्म के अंदर, क्योंकि आप इस वक्त इतनी डिटेल्स में इस वक्त नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा कि बुल मार्केट ही खत्म हो जाएगी, बुल साइकिल ही खत्म हो जाएगी। सो इसमें प्रॉफिट बनाना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि डीफाई जो है वो क्या, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डीफाई के बारे में आप ये वर्ड बहुत सुन रहे हैं, डीफाई डीफाई डीफाई। तो इसका है क्या मतलब, इट स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब ये चीज़ आई कैसे? ये चीज़ इस तरह से आई है कि जो ह्यूमन नेचर है वो इंडिपेंडेंट डेफिनेटली होना चाहती है। ये एक साइकोलॉजी है, और इसके अंदर आपको बताते चलूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि बड़े-बड़े जो दुनिया के बैंक्स हैं, और इस पे ह्यूमन्स जो हैं वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट इसलिए कि बोरोइंग के लिए आपको कर्जा चाहिए, बिज़नेस स्टार्ट करना है, पैसा चाहिए। नहीं है पैसा तो ज़ाहिर-सी बात है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। कोई चीज़ आपने डिपॉज़िट करनी है, कोई चीज़ आपने रखनी है, वो बैंक्स रख रहे हैं, और बैंक्स जो है वो एक अथॉरिटी है, ठीक है? सो इनसे आपको परमिशन लेनी है। अगर आपने अपने भी पैसे निकालने हैं, जो आपके अपने हार्ड अर्न्ड मनी है, यानी कि खून पसीने की मेहनत है, वो भी आप बैंक में जब रखते हैं तो आपने बैंक के ही मतलब ज़ाहिर-सी बात है उनसे परमिशन लेनी है, आपने चेक काटना है, वो सारी चीज़ें करनी है, और उसके बाद होता है। सो यहाँ पे इट कम्स द रोल ऑफ इंडिपेंडेंसी, जो कि डीफाई जो है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सूरत में आता है। अब ये जो डीफाई है, ये किस चीज़ को यूज़ कर रही है? ये ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन जो है वो बाद में आई है, ये भी एक हिस्ट्री है। ब्लॉकचेन पहले से मौजूद थी, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1990 के अंदर ही प्रेज़ेंट था। लेकिन ये
बिटकॉइन के आने के बाद जो है इसका एक यूज केस आया है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी जो है, यानी कि अगर एक थ्योरी पहले से मौजूद थी, ठीक है, तो उसका जो प्रैक्टिकल अमल आया है वो आया है बिटकॉइन के यूजेज के बाद या इमर्ज होने के बाद या बिटकॉइन के लॉन्च होने के बाद। सो इसका मकसद इंडिपेंडेंट करना है कि बैंक से बोरोइंग के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए या एक से दूसरे को पैसे भेजने के लिए आपकी डिपेंडेंसी ना हो। 2017 बहुत अच्छा एरा बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इथेरियम। सो अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डीफाई जो है और डैप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लॉकचेन, ये सारी वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जहन आप लोग सुनेंगे इस चीज़ को, और अगर आपको कोई चीज़ मीनिंग पता होगी तो फिर ही आप उसके ऊपर ज़ाहिर है अच्छे से अमल कर सकेंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस पर फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डीफाई के जो की फीचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है। वही सारी बात है कि इसके अंदर कोई मिडिल मैन नहीं है, ठीक है, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है बैंक्स के ऊपर, आपने पूछना नहीं है, और ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर डेफिनेटली बना हुआ है। आप इस और ऑटोमेटेड यानी कि खुदकार तरीके से इसके अंदर जो है वो आप इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट यूज करके आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बोरोइंग करनी है, इसमें आपने सेंड करनी है, यानी किसी को भेजना है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करते हुए ये डी फाइनेंस जो है इस चीज को आप यानी कि बिटकॉइन की सूरत में यूज करके ये इसके सारे फायदे हैं। एक फायदा जो है वो ये है कि फार्मिंग, स्टेकिंग वगैरह, ये लेंडिंग, बोरोइंग, ये सारी चीजें हैं जो कि हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सचेंजेस के बारे में बता दूं कि जो कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं तो जाहिर सी बात है आप मेनली कहाँ आएंगे, मेनली तो आप जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। जो आप बात करते हैं कॉइन बेस की, जो आप बाइनेंस के बारे में बात करते हैं, एक्सी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, तो दूसरे और भी एक्सचेंज डेक्स है जैसे, तो ये क्या डिफरेंस क्या है, आप क्यों आना चाहते हैं बाइनेंस के ऊपर, क्यों आप एक्सी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, और इसका क्या फायदा है। आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी विलिंगनेस से, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ डिफरेंस जो है वो पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो यहाँ से आपकी रिविजन हो रही है इन सारी चीज़ों की। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कंट्रोल में है, और डिसेंट्रलाइज यानी कि कंट्रोल में किसी के नहीं है, ऑटोमेटेड खुदकार तरीके से चीजें चल रही हैं। ये एक सिंपल आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग। अब जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वगैरह हैं इसके अंदर आपको केवाईसी वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि अपना आईडी कार्ड, ईमेल, फोन नंबर, वट जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है एक्सचेंजेस की, तो आप लोगों ने केवाईसी की होगी एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप हैं। तो ये चीज जो है ये सेंट्रलाइज यानी कि ये जो बाइनेंस वगैरह है ये कंट्रोल करता है। आप इसके अंदर मनी, अपने पैसे डालते हैं, और ज़ाहिर है इनके ऊपर जो है मतलब आपके पैसों के ऊपर जो है वो इनका एक्सचेंजेस का कंट्रोल होता है, यानी कि अगर भाग गए तो भाग गए। अब जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं उसके अंदर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, और उसमें कोई केवाईसी की जरूरत नहीं होती है, आपको अपने आईडी कार्ड की या आपको पासपोर्ट या अपनी कोई पर्सनल जो है वो डिटेल देने की नीड नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वो मतलब कि जो भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यानी कि जो पैसे हैं वो जो है वो मार्केट मेकर से जो है प्रोवाइड करते हैं। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उसके अंदर इजी होते हैं इस्तेमाल करना। एक ही बात है कि भाई इजियर होते हैं, इसी वजह से जो है आपने पैसे डाले उसके अंदर और आपको कस्टमर सपोर्ट वगैरह मिल जाती है। जो डिसेंट्रलाइज होते हैं उनके अंदर इतना आसान नहीं है, तो उसको समझना पड़ता है। तो आम जो हम कह लें कि भाई लोग जो होते हैं उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उसको छोड़ देते हैं इस्तेमाल करना, और उसमें ये है कि भाई जाहिर सी बात है एक सेंट्रलाइज है यानी कि किसी के कंट्रोल में है, तो उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह भी जो है वो फास्टर हो जाती हैं, और अगर डिसेंट्रलाइज की बात की जाए टैक्स वगैरह जो है वो उसमें जरा जो है वो स्लो होती है, ठीक है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि भाई सारा का सारा पैसा जो है वो अपने एक्सचेंजेस के ऊपर, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, एमईएक्स, बाइनेंस है, बिटगेट है, ये जितने भी हैं आपको नजर आ रहे हैं, ओकेएक्स वगैरह, ये सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, और आप इसके ऊपर अपना फंड जो है वो रख नहीं सकते हैं। तो आपको रखना कहाँ है, लेजर के अंदर रखना है, ठीक है। तो वो लेजर हार्ड और सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट यानी कि जो कंप्यूटर के ऊपर आपको और इंटरनेट वगैरह के थ्रू, और जो हार्ड जैसे हार्ड कॉपी होती है, ठीक है ना, किसी चीज की हार्ड कॉपी जो पेपर के ऊपर लिखा होता है वो हार्ड कॉपी होती है, जो सॉफ्ट होती है दैट्स इट। ये पता है कि आप सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर वगैरह के अंदर जो आपके पास आती है, तो इसी तरीके से हार्ड जो वॉलेट्स होते हैं, जो लेजर वगैरह होते हैं, तो वो, और जो सॉफ्ट है आपकी जैसे मेटामास्क है, और भी काफी सारे फैंटम है, तो वो आप इंटरनेट के थ्रू जो है आपको बस चाहिए और आप उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सरमाया है, जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, यानी कि जो आपकी खून पसीने की जो मेहनत है, वो एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो आपको पता तो हो कि भाई उसके रिस्क क्या है, हर चीज का एक रिस्क है ना लाइफ के अंदर। डिसेंट्रलाइज की बात यह है कि जाहिर सी बात है इसके अंदर केवाईसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फंड्स है उसका कंट्रोल
आपके हाथ में है। इसका ये इम्पोर्टेंट है। एक और ख़ास बात ये है कि जो ये डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस होते हैं, इनकी प्राइवेसी जो है वो टोटल प्राइवेसी होती है, ठीक है? लेकिन जो सेंट्रलाइज़ बाइनेंस वगैरह है, उनमें तो आपकी केवाईसी हुई भी होती है, सही है? और अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं, तो उसके अंदर वो काफ़ी सारी प्रमोशंस और बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस जिसे कहते हैं, ये लगाते हैं कि आपको केवाईसी करवा के ही वो दम लेते हैं और उसमें आपकी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप दोगे अपनी आईडी, तो आपकी प्राइवेसी वगैरह जो है, वो इन एक्सचेंजेस को पता होती है। अब इसमें जो मशहूर-मशहूर जो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें आप अपनी ट्रेड्स लगा रहे होते हैं और जो डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है उनमें आपके पास वो भी पैनकेक और यूनी स्वैप, सुशी स्वैप ये सारे हैं इसके अंदर और इसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा पता होना चाहिए किस तरीके से आपको इनको मैनेज करना है। अब अगर आप नए हैं तो क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि नए अगर हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट के अंदर अभी आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा या जिनको टाइम नहीं मिलता और अब पुराने भी हो गए हैं तो टाइम नहीं होता आप कोई और काम कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है ये कोई ऐसा काम तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप फुल टाइम हाँ, अगर आप बहुत जो है इसके अंदर मास्टर हो गए, चैंपियन हो गए तो चलो ठीक है। ठीक है या फिर आपने इतना कमा लिया है कि भैया आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तो चलो ठीक है। लेकिन आप जो है ज़ाहिर है इसको पार्ट टाइम रखेंगे इसके अंदर जो है वो बहुत आपके लिए काफ़ी प्रॉफ़िट है अगर आप देखें तो सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। ठीक है, किसी भी चीज़ को सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रॉफ़िट है और नहीं करेंगे तो उसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। तो आप बिगिनर अगर हैं तो उसमें आपके लिए सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस ईज़ियर टू यूज़ है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। डेक्सेस जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होता है, ये मैंने आपको बताना था। अब इस टॉपिक से जो-जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लिखें, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक इस वजह से मैंने बहुत ही शॉर्ट करके, आसान करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको 2-3 चीज़ों के अंदर बता दिए। जो पहला टॉपिक था, वो आपसे जो शेयर किया था, वो आपको ऑल्ट कॉइन सीज़न के बारे में क्योंकि ऑल्ट कॉइन सीज़न इज़ जस्ट नियरली ऑन द एज। तो इस वजह से मैंने आपको ऑल्ट कॉइन सीज़न के रिलेशनशिप में की वजह से बीटीसी डोमिनेंस के बारे में बताया। अब इसके अंदर जो है, जिस पे आप एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं, उसको तो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़, आपको थोड़े बहुत नाम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो नाम आते हैं, ब्लॉकचेन है, जैसे डीफाई है, प्रोटोकॉल्स वगैरह, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इथेरियम क्यों डिफरेंट है बीडीसी से? कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब इस पिक्चर का दिखाने का मकसद सिर्फ ये है इन सारी चीज़ों से कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो वो हार्ड वर्किंग आपकी ज़ाया हो सकती है। तो हार्ड वर्क करें, लेकिन सही डायरेक्शन में करें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके साथ-साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें मैंने लिखे थे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको जानने में, तो इसके बारे में भी हम आगे बात कर सकते हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि डीफाई और डैप्स ये सारे वर्डिंग्स जो आ रहे हैं, जो मुश्किल-मुश्किल लग रहे हैं आपको, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। इस सारी जो प्रैक्टिस इस वक़्त करवाने का मकसद है, ये है टू मेक यू इंडिपेंडेंट। आप खुद रिसर्च करें, आप हो सकता है मुझसे भी बहुत अच्छा जो है वो समझने लग जाएँ। हर एक की अकल डिफरेंट होती है। सो ये सेकंड टॉपिक था जो कि होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हुई हो और आप इस बात को समझ सके हों, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भई आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं और जो नए लोग हैं वो इसमें कितना फ़ायदा ले रहे हैं। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।